नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। मंदी की मार से बेहाल हुआ देश का रियल्टी बाजार। 8 बड़े शहरों में नए प्रोजेक्ट लॉन्च में आई तेज गिरावट। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2022 तक सबको घर देने का सपना पूरा हो पाएगा? डालेंगे रियल्टी बाजार में हो रही हलचल पर एक नजर और करेंगे मुलाकात रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी का असर नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में भी देखने को मिल रहा है। रियल्टी कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 बड़े शहरों में नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में तेज कमी देखी जा रही है। इस मार्च क्वार्टर में नए लॉन्चेस में 55% की कमी दर्ज की गई है। बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से कतरा रहे हैं। वजह ये है कि बिल्डरों के पुराने पड़े स्टॉक भी अभी नहीं बिक रहे हैं, तो नए प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च करेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में करीब 1 लाख मकान खाली पड़े हैं। वहीं मुंबई में भी ये आंकड़ा करीब इतना ही है। ऐसे में बिल्डर अपने पुराने स्टॉक को बेचने पर ही ध्यान दे रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि बाजार में अभी मंदी का दौर है। ऐसे में बिल्डर नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर फंसना नहीं चाहते हैं। तीसरी वजह यह है कि बाजार की हालत के मद्देनजर बैंक रियल एस्टेट कंपनियों को लोन देने से कतरा रहे हैं। साथ ही प्रॉपर्टी बाजार मांग की कमी को झेल रहा है। जानकारों का कहना है कि मार्केट में कैश की कमी है, लिहाजा प्रॉपर्टी मार्केट अभी स्लो है और नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहे हैं। अगर आप हाउसिंग की बात करें तो हाँ, कहीं कुछ शहरों में जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सेल्स लो हो गई हैं, डेवलपर्स के पास में जो है लिक्विडिटी का थोड़ा इशू हो रहा है, तो उसके कारण जो है इस वक्त मार्केट जो है थोड़े स्लो हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 6-8 महीने में जो है मार्केट्स बहुत इंप्रूव होंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही जो है इंटरेस्ट रेट अभी हमें ये थोड़ा आश्वासन मिल गया कि इंटरेस्ट रेट्स कम होते। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्मों की ताजा रिपोर्ट की माने तो कई वजहों से देश में नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में तेज गिरावट आई है। जनवरी मार्च क्वार्टर में देश के टॉप 8 प्रॉपर्टी मार्केट्स में नए प्रोजेक्ट्स की संख्या 2 साल में सबसे कम हो गई। रियल्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई सहित इन मार्केट्स में मार्च क्वार्टर के दौरान कुल रेजिडेंशियल लॉन्च 55% की गिरावट दर्ज की गई है। नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में कुल फ्लैट्स का हिस्सा 24,700 यूनिट्स ही है। मुंबई में मार्च क्वार्टर के दौरान नए लॉन्च में 63% की कमी दर्ज की गई। इस दौरान महज लगभग 4,000 यूनिट ही लॉन्च किए गए। देश के इस सबसे महंगे प्रॉपर्टी मार्केट ने टॉप 8 शहरों में कुल यूनिट लॉन्च में 16% का योगदान दिया। मुंबई में एक और वजह है कि जिससे नए लॉन्चेस में गिरावट देखी गई है। इस शहर में नया डेवलपमेंट प्लान यानी डीपी पेश करने की योजना बनाई जा रही है। इस वजह से भी डेवलपमेंट नए रेगुलेशंस के सामने आने तक नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से बच रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में नए लॉन्चेस में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई है। हैदराबाद अकेला ऐसा मार्केट रहा जहां नए रियल्टी लॉन्च में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 200% की वृद्धि हुई। दूसरे सभी मार्केट्स में लॉन्च में कमी आई है। डेवलपर्स का कहना है कि बाजार में जो स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं वैश्विक समस्याएं भी हैं। देखिए, थोड़ा तो हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट से भी जो हिंदुस्तान के जो बाज़ार हैं वो प्रभावित होते हैं। कारण क्या है, बहुत सारे बायर्स एनआरआईज भी होते हैं। बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है, सैलरी है, वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस क्या है, पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव चलती है तो बाज़ार बेहतर रहता है। अगर सारी चीज़ों में ये जो डिमांड है वो सेंटिमेंट्स से ड्राइव होता है हमारे देश में, और सेंटिमेंट तब बनता है जब आम आदमी के लिए कोई सहूलियत या सुविधा। हालांकि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है और इंक्वायरीज बढ़ी हैं, लेकिन ये सेल्स में बहुत कम बदल रही है। डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर ध्यान दे रहे हैं और समय के साथ प्रोजेक्ट से खुद और इन्वेस्टर्स को निकालना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर रियल एस्टेट क्षेत्र में छाई मंदी पानी फेर सकती है।
मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ। अगर रियल एस्टेट क्षेत्र में ऐसी ही मंदी छाई रही तो 6 करोड़ घर का लक्ष्य पूरा कर पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। देश में हो सबका घर, जी हाँ, ये विजन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये काबिले तारीफ है, लेकिन क्या वाकई में मोदी जी का सपना वक्त के रहते पूरा हो पाएगा? 2022 तक सबका घर विजन के तहत करीब 6 करोड़ मकानों की जरूरत पड़ेगी। 2022 तक 6 करोड़ यानी हर महीने करीब 35,000 घर बनना अनिवार्य है, तभी जाकर ये सपना साकार हो पाएगा। डेवलपर्स का कहना है कि 2022 तक 6 करोड़ घर बनाना अकेले सरकार के लिए संभव नहीं है, इसलिए सरकार को प्राइवेट डेवलपर्स को साथ लेकर चलने में ही ये टारगेट पूरा कर पाना मुमकिन होगा। रियल एस्टेट की फ्यूचर ब्राइट कैसे नहीं होगी जब इतनी डिमांड है? प्रॉब्लम है कि इस डिमांड को तक सप्लाई कैसे लाई जाए। ये सारे मुद्दे जो मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्यों जाए वहाँ काम करने, क्योंकि वो कहता है कि मुझे जो मेरी बॉटम लाइन है वो मीट नहीं होती ये प्रोडक्ट करने में। वो उसके लिए अट्रैक्टिव अगर बनाया जाए, आकर्षित बनाया जाए, तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ खूब जाएगा और खूब काम करेगा। और इसमें मानिए 4 करोड़ मकान बनाने में वक्त लगेगा और अगले 10 साल के लिए इतना काम है उस स्पेस में कि कहने की बात ही नहीं है। अर्बन इंडिया में जैसे मैंने आपको बोला, मेट्रोज में 2 करोड़ मकान, वहाँ 4 करोड़ रुपए बाकी है भारतवर्ष में। इतना काम कहाँ पे है? अगर हमारी सरकार ये सेक्टर खोल दे, प्राइवेट सेक्टर ये स्पेस खोल दे, अट्रैक्टिव बना दे प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो ये बहुत ही नरेंद्र मोदी सरकार के 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर रियल एस्टेट मार्केट में आई सुस्ती पानी फेर सकती है। बड़े शहरों में आवास की मांग कमजोर पड़ने के कारण बिल्डरों ने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की अपनी रफ्तार को धीमा कर दिया है। बिल्डरों की माने तो अभी तत्काल प्रभाव से 2 करोड़ मकानों की जरूरत है, लेकिन जिस रफ्तार से बाजार की हालत बिगड़ रही है, अगर ऐसी स्थिति साल भर और बनी रह गई तो मकान बनाने के लक्ष्य को पूरा कर पाना मुमकिन न होगा। बिल्डरों का कहना है कि सरकार को सभी के लिए घर के सपने को पूरा करने के लिए कोई नई पॉलिसी लाने के साथ ही सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध करानी होगी। मोदी जी का विजन है कि 2022 में 6 करोड़ हाउसेस का। मैं अपनी पूरी इंडस्ट्री के बिहाफ पे ये इंश्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट अगर हमारे को सपोर्ट करे, जो बिग प्रॉब्लम हमारे को है जब हमें सस्ते मकान देने तो सस्ती ज़मीन की है। गवर्नमेंट अगर हमारे को सस्ती ज़मीन में सपोर्ट करे तो मेरी इंडस्ट्री इस 2022 का जो टारगेट है हम इसको बिल्कुल समय रहते अचीव कर सकते। बिल्डरों का कहना है कि सरकार को लक्ष्य तय करने के साथ साथ रियलिटी कारोबारियों से भी हाथ मिलाना होगा। बिल्डरों की मांग है कि सरकार प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था करे, ताकि जो एक प्रोजेक्ट लेने के लिए सभी तरह की मंजूरी लेने में साल भर का समय लग जाता है, वहीं अगर सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें अप्रूवल्स में कम समय लगे तो इससे घर जल्द बना पाना मुमकिन होगा। नोएडा में मेट्रो कॉरिडोर के आसपास होगी ज्यादा कंस्ट्रक्शन। क्या है पूरी खबर? इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। नोएडा में मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के इलाकों में ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो दिए जाने की बातचीत चल रही है। इससे इनके इलाकों में ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, या यूं कह लीजिए यहाँ पर ज्यादा दुकानें, ज्यादा ऑफिसेज और ज्यादा घर बनाए जाएंगे। इससे आने वाले समय में इन इलाकों में ज्यादा आबादी बसाई जाएगी। नोएडा में मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के इलाके में ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिलेगी। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने मेट्रो लाइन के आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियों को 0.5 ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR देगी। पहले ये रेशियो 2.75 था। इससे इन इलाकों में ज्यादा घर, दुकान या ऑफिस बन पाना मुमकिन होगा। दरअसल मेट्रो लाइन के आसपास किसी भी जगह से आना और जाना आसान होता है, इसलिए इन इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग ज्यादा होती है। इसी के मद्देनजर नोएडा अथॉरिटी इन इलाकों में ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति देगी। साथ ही नोएडा अथॉरिटी तेजी से नोएडा को मेट्रो लाइन के जरिए
इसके आसपास के इलाकों से जोड़ने में जुटी है। मेट्रो क्या, हम आपको बता दें कि अभी 3 लाइनों पे काम चल रहा है। एक तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए लाइन बनाने का काम, उसका टेंडर हो चुका है और उस पर जल्दी काम हम समझते हैं कि 15-20 रोज में काम शुरू होने की संभावना है। दूसरी लाइन है जो एक्सटेंशन है जनकपुरी से लाइन मेट्रो की डीएमआरसी की जो आ रही है कालिंदी कुंज सरिता विहार तक आ रही है, उसको एक्सटेंड करके बॉटनिकल गार्डन तक लाने की, तो उस पर भी काम ऑलरेडी चल रहा है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी का मकसद इलाके में कम पड़ रही जमीन पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने का है, ताकि जरूरतमंदों को यहाँ घर, ऑफिस या दुकान उपलब्ध कराई जा सके। यही वजह है कि मेट्रो कॉरिडोर के आसपास के इलाके में FAR बढ़ा दी गई है। पहले मेट्रो कॉरिडोर के आसपास 2.75 FAR पर कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3.25 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 मीटर का प्लॉट है तो पहले इस पर आप 275 वर्ग मीटर का ही कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, लेकिन अब आप इस पर 325 वर्ग मीटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये बढ़े हुए FAR को मौजूदा और बनने वाले मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नियम नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के इलाकों के लिए है। इसके अलावा सेक्टर 150 के स्पोर्ट्स सिटी में भी FAR को 1.5 से 2 कर दिया गया है। वहीं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी 2.75 से 3.5 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब नोएडा में ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर पाना मुमकिन हो पाएगा। नोएडा में नए फ्लैट, शॉपिंग मॉल्स, होटल और ऑफिसेज के लिए जमीन की कमी पड़ रही है। यहाँ प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं और बिकते हैं, क्योंकि नोएडा दिल्ली से काफी नजदीक है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अव्वल दर्जे का है। यही वजह है कि यहाँ प्रॉपर्टी की मांग में तेजी है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की नई लैंड पुलिंग पॉलिसी पर मुहर लगा दी। DDA का दावा है कि इस योजना से दिल्ली में अगले 6 वर्षों में लगभग 24 लाख फ्लैट बनेंगे। इससे गरीबों को सस्ता मकान मिल सकेगा, साथ ही किसान भी लाभान्वित होंगे। हालांकि योजना पर अमल के लिए DDA दिल्ली सरकार पर निर्भर है। लैंड पुलिंग पॉलिसी पर शहरी विकास मंत्रालय की मुहर नई लैंड पुलिंग पॉलिसी के लागू होने पर 1 हेक्टेयर जमीन में करीब 2.5 लाख फ्लैट बनेंगे। इनमें करीब 50,000 फ्लैट EWS श्रेणी के होंगे। DDA के उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। राजधानी में करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। महाराष्ट्र सरकार 2022 तक 19 लाख मकान बनाना चाहती है, जिसका बड़ा हिस्सा गरीबों के लिए होगा। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ड्राफ्ट हाउसिंग पॉलिसी तैयार की है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में हाउसिंग के लिए आखिरी पॉलिसी 2007 में बनी थी। महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट के तहत 2022 तक 19 लाख मकान का टारगेट यानी हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत MMR में 11 लाख मकान बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन तय हो गई है। मुरादाबाद में घर बनाने का सपना अब और महंगा हो जाएगा। MDA अपनी कॉलोनियों के सर्किल रेट बढ़ाने जा रहा है। इससे MDA की सभी योजनाओं के आवासों की कीमत बढ़ जाएगी। प्राधिकरण के अफसरों ने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सर्किल रेट बढ़ाने के लिए कमिश्नर की संस्तुति शेष है। लगभग 15% तक सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे लागू करने के लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं बाकी हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, अब बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी एक शख्सियत से मुलाकात करने का। इस बार के डायरेक्टर्स कोर्ट में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं DLF के ग्रुप ED राजीव तलवार जी। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि अभी जो मार्केट सिचुएशन है, जी हाँ, कैसा है सर? मार्केट अभी डेवलप हो रहा है कि भाई एक 5-6 साल की अवधि में मार्केट डाउन आ गया था, डिमांड नहीं थी और जितनी सप्लाई थी वो एक्सेस में थी, तो इसलिए जो दाम हैं सब बोल रहे थे गिरने चाहिए, वो सच
सत्य में गिरे हैं और 20 से 25% सस्ते हुए हैं। तो इस वक्त ये स्थिति है कि दाम सस्ते हैं, जो हमारी आर्थिक प्रणाली है वो सुदृढ़ होती जा रही है। तो यही आशा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो शायद डिमांड ऊपर जाएगी, लोगों की जो नौकरियां हैं वो पक्की रहेंगी। तो डिमांड जैसे ही ऊपर जाती है तब बिक्री जो है वो अधिक मात्रा में होगी। इस वक्त बिक्री जो मध्यम रफ्तार से चल रही थी पिछले कुछ महीनों में, अभी तक उसी स्थिति में है। सर, एक आरबीआई की भी रिपोर्ट आई है कि जो 4 साल में जो कीमतें हैं सबसे बॉटम लाइन पर है। तो जी हाँ, तो ये भी एक वजह है कि मांग में भारी कमी है, लॉन्चेस भी काफी कम दिखते हैं। लॉन्चेस कम हुए क्योंकि मांग में कमी है, और यही एक अच्छा मौका है जबकि जितने भी खरीदार हैं अगर वो अपना निवेश इस वक्त कर सकते हैं तो इसी जल्द से जल्द करें, क्योंकि जितने कम दाम पे अभी रियल एस्टेट मिलेगा वो शायद आने वाले महीनों में या वर्षों में या क्वार्टर्स में ना मिले। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट नोएडा में, गुड़गांव में, इंदौर में, बेंगलोर में, हर तरफ है। तो एक कमेंट मुझे चाहिए कि नोएडा वर्सेस गुड़गांव में विच वन इज बेटर? देखिए, हर जगह में बिल्डर्स जो होते हैं वो अपने अपने होते हैं। नोएडा में हम लोग घर नहीं बनाते, हम लोग घर अधिकतर गुड़गांव में बनाते हैं, पर इस देश का शायद सबसे बड़ा मॉल हम लोगों ने नोएडा में बनाया है। तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है और अनेकों कंपनियां हैं जो कि एक दूसरे से कंपटीशन में रहती हैं, जिसको जहां पे जैसा मौका मिलता है वो करते हैं। ऐतिहासिक तौर पे हम लोगों ने गुड़गांव में घर बनाए हैं, हमारे साथ करीबन 100 कंपनियां और होंगी जो कि compete कर रही हैं, वो भी घर बनाते हैं, हम लोग भी घर बनाते हैं। और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण, एयरपोर्ट होने के कारण मध्यांतर में, तो शायद गुड़गांव को एक बेटर स्टार्ट मिल पाया। नोएडा गवर्नमेंट का प्लान था, अच्छी तरह बड़ा है, और ग्रेटर नोएडा अब और भी अच्छा आ रहा है। तो आने वाले वर्षों में देखना है कि कैसा वहाँ पे कंपटीशन बनेगा और कैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अभी तक दोनों को हम लोग एक बोलते हैं कि एक समान है, कोई इनमें अंतर नहीं है। जहाँ पे खरीदार को फायदा मिल सके वहीं पे जाता है रियल एस्टेट कंपनी। तो हम लोग भी, बेशक हम एक जगह पे हों, दूसरे दूसरी जगह पे हों, हाँ, दोनों compete करते हैं और भगवान करे सबको मौका मिले। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल भी आते आते कहीं ना कहीं पे अटक गई है, तो आने में भलाई है या फिर इसमें और भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है? मैं बिल्कुल, पार्लियामेंट हमारा एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, जितनी उनकी समझ है, जितना वो विचार विमर्श करते हैं, मेरे ख्याल हम लोगों को उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहिए। पार्लियामेंट ने ये निर्भर किया है कि, और ये निश्चय किया है कि भाई एक सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि इसमें अभी और प्रतिक्रिया होनी है और विचार विमर्श होना है, तभी ये बिल आएगा। तो जैसा पार्लियामेंट ठीक समझे, हम लोग उन पे निर्भर हैं। पूरा देश संसद की जो सुप्रीमेसी है उसको मानता है। पर जहां तक लाइसेंसिंग का सवाल है, हम लोग ये मानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि अप्रूवल्स में बहुत टाइम लगता है, लेबर ना हो और इतने बाकी लॉज हैं जिनको आपको कंफर्म करना पड़ता है कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 5-6 वर्षों में देखा गया है कि बहुत कारणों से डिले हो जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन में। तो इसका मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस अभी तक आई नहीं है। अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग कानून हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं जो कि परमिशन देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि एक सामूहिक डिसीजन हो पाएगा कि हम एक ही जगह पे सिंगल विंडो करके सबको अथॉरिटी दे देंगे। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा एक्सपेरिमेंट करे तो शायद ये मुमकिन हो, बट अभी तक हुआ नहीं है इस देश में। तो हम लोग यही मानते हैं कि जो इतना रेगुलेटेड सेक्टर है उस पे एक और रेगुलेटर बिठाना जरूर विचार विमर्श के बाद ही होना चाहिए। और शायद जो हमारी जनसंख्या है, अधिकतर जो लोग चाहते हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग चाहते हैं। 90% छोटे से छोटे घरों की डिमांड है भारत में, तो उनको जरूर कवर होना चाहिए इसमें। ये ना हो कि आप सिर्फ बिल्डर्स की तरफ देखें और जो मध्य वर्ग है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं या अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास, उनके जो मकान होते हैं उनको हम लोग रेगुलेट करना शुरू कर दें, और जो गरीब होते हैं
जो कि 25 गज या 50 गज के घरों में, या जो बिल्डिंग्स बनती रहती हैं अनऑथराइज कॉलोनीज में, या जो ये हम लोग स्लम्स कहते हैं, और उनको अभी पक्का करना है, उनको अभी उनकी जगह पे जो मकान देने हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, हम उनको बिल्कुल ही भूल जाएं। बट सर अफोर्डेबल हाउसिंग का परिभाषा आप, क्योंकि शहर में डिफरेंट, जी हाँ, तो आप भी इसमें हैं सर अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर किसी कहीं भी? देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको होना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप कोई किसी भी तरीके का घर बनाएं, या तो वो होगा ही जिसको हम लोग बोलेंगे कि भाई 10 लाख से 20 लाख या 30 लाख रुपए तक हो, या 400 फुट का हो, 500 फुट का हो, पर आप अगर बड़े और महंगे घर भी बनाते हैं तो उनके साथ जो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे धोबी हुआ, ड्राइवर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, आजकल एयर कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स हो गए हैं, तो उनके लिए ज़रूर प्रावधान करना पड़ता है कि वो कहाँ रहेंगे। तो इसको कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स की हाउसिंग कहलाते हैं, जो हम लोग आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग मानते हैं। तो वो सबको ही बनाने पड़ते हैं। सर आप भी हैं? जी हाँ, सभी, क्योंकि जैसे हम लोग दिल्ली में डेवलपमेंट कर रहे हैं या हरियाणा में करते हैं, तो वहाँ पे प्रावधान है कि आपको 15% ऐसे मकान ज़रूर बनाने पड़ेंगे। तो वो तो कानूनी एक कार्रवाई है और कानूनी आपके ऊपर एक कमिटमेंट है, तो वो तो हम लोगों को भी बनाने पड़ते हैं। कई मात्रा में वो हम लोग राज्य सरकार को वापस देते हैं या अथॉरिटी को, और कि उसका कुछ प्रतिशत है जो कि हम लोग निजी उसका वो करते हैं डिस्पोजल। सर एक रिपोर्ट अभी आई है, बिल्डरों के ऊपर दबाव है, या तो वो छोटे टिकट साइज का घर बना रहे हैं या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कैश फ्लो है वो बढ़ा सके। तो ऐसा है कि वो छोटे साइज का वो बनाने पे मजबूर है। देखिए 90% जो हाउसिंग शॉर्टेज है वो अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में है। बिल्कुल सही, हाँ। तो कौन नहीं बनाएगा? सभी बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है और मौका वहीं मिलता है अपने गुण दिखाने का, और उसी में सबसे ज्यादा बिजनेस है। तो अगर उस बिजनेस का हिस्सा आपको लेना है तो आपको उसमें जरूर प्रवेश करना पड़ेगा। तो सभी जितने बिल्डर्स हैं वो जरूर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं और बनाएंगे। मोदी जी का सपना है 6 करोड़ घर 2020 जी हाँ, घर, जी हाँ। कैसे मुमकिन हो पाएगा और आप लोग कहाँ तक सहयोगी हैं? पूरे से सुनिए, हम लोग तो सहयोगी क्यों, भागीदार है ना उसमें। क्योंकि अगर जितनी कंपनियां हैं, 100 हो, हजारों कंपनियां हैं भारतवर्ष में रियल एस्टेट की, उन सबको उसका हिस्सा मिलना है, तो सबका फायदा होना है। ये तो एक विन विन सिचुएशन है। तो सारे ही उसके भागीदार हैं, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़त देगी, उसको प्रगति करने का मौका देगी और प्रोत्साहन देगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मोदी जी का सपना है आप लोग के जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, भागीदारी से पूरा होगा। और हमसे और ईटीवी से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए हमें लिखना ना भूलें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।